हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड। अब 2047 में 100 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन इंडिपेंडेंस को, और हमारे पास 25 साल और है वहां तक पहुंचने के लिए। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया किस तरीके से डेवलप करेगा। क्या इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने लगेगा? और इसके अलावा हमें ये चीज भी देखनी है, इस चीज के बारे में भी चर्चा करनी है कि क्या ग्लोबल सिचुएशन रहेगी उस समय पे, क्योंकि इंडिया जो है वो डीकपल नहीं कर सकता रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। अब यही चीज हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश एरा से कि ब्रिटिश एरा के दौरान हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से रहा। जब हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट इज फ्रॉम 1900 टू 1950s, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड सिचुएशन थी इंडिया की। कैसे? एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो था 0.89%। पॉपुलेशन कौन सी रेट से ग्रो कर रही थी? तो वो ग्रो कर रही थी 0.83% से। और पर कैपिटा की तो पूछिए मत, वो तो ग्रो कर रहा था एट 0.06%। तो ये चीज तो हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि क्यों ऐसी कंडीशन हमारे सामने थी, क्यों हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। बट अब जैसे ही हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त की, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारे सामने मेन गोल ये बन गया कि किस तरीके से हम जो है डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इंडिया की स्ट्रेटेजी बनी जो 4 एलिमेंट्स पे बेस्ड थी। रेजिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, हम जो है सेविंग रेट को और इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा देंगे। डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, मतलब हर जगह जो है स्टेट इंटरवीन करेगा, स्टेट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, लाइसेंसिंग सिस्टम हम जिसे बोलते हैं। तो स्टेट एक तरीके से केयर टेकर की तरह काम करेगा इकोनॉमी में। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं उन्हें सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे, उनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही करेंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, अब ये जो चीज है ये चली 1950s और 1960s तक, मतलब चली तो ये 1991 तक, बट उस समय तक तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि जो पॉलिसी मेकर थे वो हैंडीकैप्ड थे। बट स्टिल तभी भी इसका अपोजिशन किया गया और बोला गया कि ये जो स्टेट इंटरवेंशन किया जा रहा है एक हद के बाहर, ये चीज सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारी इकोनॉमी किस पे बेस्ड होनी चाहिए? हमारी इकोनॉमी बेस्ड होनी चाहिए फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद आया 1970s का दौर। उस समय तक ये काफी ज्यादा डिबेट सामने आने लगी कि अब जो है हमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लाना चाहिए। और इसी समय पे जो है चाइना ने भी अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज किया, बट इंडिया के अंदर पॉलिसी मेकर्स पे किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ा और स्टेट इंटरवेंशन की पॉलिसी को ही आगे ले जाया गया। ये तब हुआ जब 1990 एंड 91 के अंदर हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई, जब हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे और सिर्फ 14 दिनों के लिए हम जो है बाकी बाहर से कुछ इंपोर्ट करवा सकते थे। उस समय पे जब हम फंड मांगने गए IMF वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, आपकी इकोनॉमी को ओपन अप करना है। तो उस समय पे डिसीजन लिए गए, सबसे पहले जो हमारी लाइसेंस रिजीम थी उसे डिसमेंटल कर दिया गया। दूसरी, जो स्टेट का रोल था उसे रिडिफाइन किया गया। थर्ड, जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी है उसकी तरफ देखा गया। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया और ग्लोबलाइज किया गया। जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसे ओपन कर दिया गया, उसे खोल दिया गया। ये चीज हम देख सकते हैं। इंडियाज एवरेज ग्रोथ रेट टिल एंड ऑफ 1970 रिमेन्ड मॉडेस्ट थी। अब उसके अंदर क्या क्या जो है एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिले। जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो थी 3.6%, पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 2.2%। उसके अलावा जब पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की हम बात करते हैं तो वो एक्सट्रीमली मॉडेस्ट रही 1.4% पे। बट इसके अलावा हमने सर्टेन पैरामीटर्स पे जो है इंप्रूवमेंट देखा, हेल्थ और सोशल पैरामीटर्स में, जैसे कि लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ी। यहाँ पे हमने नोटिशिएबल इंप्रूवमेंट देखा। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी काफी ज्यादा हमारी मदद करी। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी हमने उस चीज को ब्रेक थ्रू किया और काफी ज्यादा हमें सपोर्ट मिला। प्री इंडिपेंडेंस एरा से अगर हम कंपेयर करें इस चीज को तो हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा डेवलप किया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर हम बाकी एशियन कंट्रीज से पीछे चल रहे थे। और जो इंडिया की एक्सपेक्टेशंस थी अपने आप से कि हम इस तरीके से फंक्शन करना चाहते हैं, हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, वो भी नहीं हुआ। 1980s के अंदर हमने 5.6% ग्रोथ रेट तो देखी, बट उसके साथ साथ हमारा फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हमने देखा 1991 का क्राइसिस, जिसकी वजह से हमने ये चीज देख ली कि अब जो है किस तरीके से डेवलप करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके अंदर एक चेंज की जरूरत है। बिटवीन 1992 एंड 93
and 2000 and 2001, GDP at factor cost grew at annually by 6.20%. Between 2001 and 2002 and 2012-13, it grew by 7.4%. The growth rate between 2013-14 and 2019-20 was 6.7. सो जो हमने बेस्ट ग्रोथ रेट देखी वो थी 8.8% बिटवीन 2005-6 एंड 2010-11। ये चीज यहाँ पे डेटा बताई गई है किस तरीके से ये जो चीज है आगे बढ़ी, और ये कौन से समय पे आई, जब यहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था 2008-9 के अंदर, जो यूएसए के अंदर क्राइसिस हुआ उसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी पीक करी 39.1% इन 2007 एंड 8, और इसी के साथ साथ हमारी सेविंग रेट भी बढ़ गई। ये सारी चीज हमने देखी, बट ये जो ग्रोथ रेट है इसने थोड़ा सा सफर किया 2011-12 में, जब ये वापस 4.5 पे आ गई, और ये चीज हमने देखी कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2019-20 के अंदर तो इसने 3.7% का जो है आंकड़ा टच कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा नीचे आ गई। अब हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हमें ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है। पोस्ट कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर, there is a need to lay down roadmap for India's further development. The first and foremost task is to raise the growth rate. अब हमें क्या करना है, इंडिया को अचीव करना है 7% की ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स। अगले 20 सालों तक उन्हें इसी तरीके से डेवलप करना है, तभी जो है इंडिया डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस को टच कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें क्या करना है, जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट है उसे अभी 28% ऑफ जीडीपी से बढ़ाकर 33% ऑफ जीडीपी करना पड़ेगा, और इस चीज का उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। रेजिंग द इन्वेस्टमेंट रेट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मस्ट बी क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड। एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होना चाहिए जिसके अंदर लोग पैसा डालने के लिए उत्सुक हो। दूसरी चीज, जो मेजर इन्वेस्टमेंट आता है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि एक प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें और उसे इग्नोर ना करें। इंडिया को जो है सोशल सेफ्टी नेट्स की भी जरूरत है। किस तरीके से, इंडिया जो है अब जैसे जैसे डेवलप करेगा नई नई टेक्नोलॉजीज उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और उसे अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को मल्टी डायमेंशियल करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, और जब आउटपुट और इनपुट इंक्रीज होगी तो इंडिया को जो सिस्टम है सोशल सेफ्टी नेट्स, मतलब जो पिछड़े हुए रह गए हैं उन्हें बचाने का, उसे भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसे भी मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रोथ जो है बराबरी के बिना किसी भी मतलब की नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये देखा जा रहा है कि जो भी कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन के अंदर आई उन्होंने वापस जो है अपना एक स्टेप पीछे लिया है, उन्होंने जो है वापस रिट्रीट किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, और ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसने इस प्रॉब्लम को ओपन कर दिया है, सबके सामने लेके आ गया है इस प्रॉब्लम। तो अब हाल फिलहाल में हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है हमारी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करें और इंडिया को आगे की तरफ लेके जाएं। अगले 2 डिकेड में अगर हम 7% की ग्रोथ रेट को मेंटेन करते हैं, हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आने लगेंगे। अ प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजीज अंडर इंडियाज वेलफेयर अम्ब्रेला। अब किस वजह से ये चर्चा हमारे सामने आ रही है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 16 दिन का एक्टिविज्म होने वाला है हमारे सामने, वो किसके ऊपर और किस कारण के ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नवंबर 25 से लेके 10 दिसंबर तक, दैट इज फ्रॉम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इस समय पे हम इस चीज का एक्टिविज्म की तरफ जाते हैं कि किस तरीके से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसे कम किया जा सके, उसे हटाया जा सके हमारी सोसाइटी के अंदर से। तो उसी के ऊपर से हमारे सामने ये चर्चा आई है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वुमन है वो सबसे ज्यादा जो है प्रभावित रहती है। अगर हम रेफ्यूजीज की भी बात करें तो भी हम ये चीज देख सकते हैं कि वुमन ही सबसे ज्यादा अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह आती है। अब पिछले 18 महीनों के अंदर हमने देखा कि म्यांमार के अंदर कू हो गया, दैट इज वहां पे तख्ता पलट हो गया, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को, रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, और इन सारी चीजों का बर्डन किस पे आया है, वुमेन्स पे आया है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कोविड ने क्रिएट की है उसने प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब इस साल की जो हमारी थीम रहने वाली है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के लिए, वो होगी यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंडिया किस तरीके से इस चीज को बहुत आगे लेके गया है और इंडिया ने किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कब आई, वुमन को सफरेज राइट्स कब मिले, वोटिंग राइट्स कब मिले, तो वो 1947 में मिल गए थे। 1947 से ही जो है वो हमेशा से आगे जाके वोट कर पा रही हैं और वो एक इक्वल सिटीजन है। इसी के साथ साथ जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ड्राफ्ट किया जा रहा था तब इंडिया ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया और वहां पे इंपॉर्टेंट फेजेस पे ध्यान दिया, जैसे कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल की जगह उन्होंने लिखवाया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल। तो उन्होंने जो लैंग्वेज थी उसे बहुत ज्यादा बेटर किया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने पास किए हैं, जैसे कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, उसे भी रेटिफाई कर दिया है, उसे भी इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। इंडिया के अंदर वुमन हर एक फील्ड के अंदर जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, चाहे अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, पॉलिटिक्स की, साइंस की, बिजनेस की, किसी भी चीज की बात कर लीजिए तो इंडिया के अंदर जो वुमन है उन्हें डेवलपमेंट का काफी ज्यादा स्कोप मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो कमांडर्स की तरह भी काम कर रही हैं। सिंस 2022 उन्हें आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी कमांडर की पोस्ट अब मिल रही है। उसके अलावा हम देखें तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमन है इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स वो इंडिया की तरफ से जाती हैं। तो हम ये चीज देख पा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन में भी किस तरीके से इंडिया जो है अपने वुमन को आगे की तरफ रख रहा है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉन्च न्यू स्कीम पॉलिसीज प्रोग्राम रेंजिंग फ्रॉम वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड टू सपोर्टिंग एस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर टू एम्पावर बोथ अर्बन रूरल एंड प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी। बहुत ही अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं। आपको मालूम ही होगा कि कितने तरीके की स्कीम्स हमने जो लॉन्च कर रखी है, और ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं ये सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन को भी दी गई है। मतलब कि रिफ्यूजीज को भी प्रोटेक्शन मिलती है, असिस्टेंस सर्विसेज मिलती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। रेफ्यूजीज के बारे में ज्यादा बात करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि 2,12,000 रेफ्यूजीज हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आधे से भी ज्यादा कौन है, आधे से भी ज्यादा गर्ल्स और वुमन है। इंडिया जो है इंश्योर करता है कि उनके रेफ्यूजीज को भी प्रोटेक्शन मिले, प्रोटेक्शन सर्विसेज मिले, किसके बराबर, इंडियन सिटीजन्स के बराबर। जैसे कि जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किए हैं रेफ्यूजीज जो श्रीलंका से आए हैं, उन्हें आधार कार्ड भी दिया गया है, उन्हें पैन कार्ड भी दिया गया है ताकि उनका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। उनके पास नेशनल वेलफेयर स्कीम के तरफ भी इक्वल एक्सेस है और सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाती है। पर जब हम बात करते हैं यूएनएचसीआर की, तब वहां से जो रेफ्यूजीज आए हैं अफगानिस्तान, म्यांमार और अदर कंट्रीज में, उन्हें लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलती है और उन्हें लिमिटेड असिस्टेंस मिलती है। उनके पास गवर्नमेंट इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये चीज उन्हें दूर रखती है किससे, बैंक अकाउंट ओपन करने से, और अल्टीमेटली वो किसी भी तरीके से वेलफेयर स्कीम का उपयोग नहीं कर पाते। इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया को अब जो ये बाकी रेफ्यूजीज हैं उसे भी इंक्लूड करने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें भी अंदर लाने की कोशिश करना चाहिए। जो इंडिया की हिस्ट्री रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल स्टेटस, इंडिया इज गिविंग प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम्स टू अदर सिटीजन्स एज वेल, रेफ्यूजीज एज वेल। तो इंडिया को इसे और ज्यादा ब्रॉड करना चाहिए और उसकी जो हिस्ट्री रही है, उसकी जो लेगेसी रही है, उसे आगे की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि वुमन एम्पावरमेंट वो कर सके, वुमन को आगे ले जा सके।